दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष और एक बार फिर से हम मई 2023 की मंथली मैगज़ीन से करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हम 5 बड़े पिलर्स जो हैं पढ़ चुके हैं, जैसे राज व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पहला, दूसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस, तीसरा इसका अर्थव्यवस्था, चौथा सुरक्षा, पांचवा पर्यावरण और छठा जो है सामाजिक मुद्दे आज हम पढ़ने वाले हैं। छठा सामाजिक मुद्दा है सोशल इश्यूज। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता। ठीक है, तो एक्रीडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये सुर्खियों में क्यों हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। हाल ही में भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मान्यता प्रणाली यानी कि एक्रीडिटेशन सिस्टम में सुधारों पर कठिन राधाकृष्णन हाल ही में भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली में सुधारों पर गठित राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जारी कर दी गई है। हायर शिक्षा संस्थानों यानी HEI यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मान्यता प्रणाली यानी कि एक्रेडिटेशन सिस्टम, इससे संबंधित तथ्य देखें तो इस अति महत्वपूर्ण समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 2022 में किया गया था। इसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन थे। इस समिति को सौंपे गए कार्यों यानी कि मैंडेट में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या इस समिति को करना था? मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को मजबूत करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भविष्य हेतु सोची गई राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC के लिए रोड मैप तैयार करना, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC इसको हम कहते हैं, इसके लिए रोड मैप तैयार करना। इसके अलावा प्रस्तावित सुधार NEP 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP 2020 के विजन के अनुरूप प्रस्तावित सुधार NEP 2020 के अनुरूप हैं। ये सुधार उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मंजूरी, मान्यता, रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास आधारित, प्रामाणिक, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाते हैं। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि शैक्षिक प्रणाली को दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपना लेना चाहिए, भले ही राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC का गठन बाद में किया जाए। NAC यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग HECI के कार्यक्षेत्रों HECI यानी कि उच्चतर शिक्षा आयोग के 4 कार्यक्षेत्रों में से एक है NAC सबसे उच्च स्तर का मान्यता प्रदाता निकाय होगा। इस निकाय के पास मान्यता प्रदान करने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र इकोसिस्टम की देखरेख और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी। अब हम समझेंगे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बारे में। उससे पहले हम समझेंगे भारत में प्रत्यानयन संबंधित प्रमुख संस्थान प्रणालियाँ और प्रत्यानयन क्या होता है, एक्रेडिटेशन क्या होता है, एक्रेडिटेशन का महत्व समझेंगे। देखिए, एक्रेडिटेशन या प्रत्यायन या एक्रेडिटेशन क्या होता है? एक्रेडिटेशन का महत्व छात्र के लिए क्या है? इससे वे सर्वोत्तम संस्थानों और उनके शिक्षा कार्यक्रमों का चयन कर सकेंगे। प्रत्यायन का मतलब ये है कि चुनने का उनके पास अधिकार होगा। नियोक्ता को फ़ायदा क्या होगा? प्रत्यायन वस्तुतः शिक्षा कार्यक्रम की विश्वसनीयता और छात्र के ज्ञान के स्तर को निर्धारित करने में सहायक होता है। संस्थान देखें तो इससे छात्र को संस्थान में बनाए रखने, संसाधन आवंटन के लिए बेहतर योजना निर्माण और निवेश जुटाने में मदद मिलती है। वित्त पोषण एजेंसी की बात करें तो ऐसी एजेंसियां फंडिंग के लिए संस्था की पात्रता का आकलन करने हेतु वस्तुनिष्ठ डेटा प्राप्त कर सकती हैं। देश की बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की रैंकिंग को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। अब हम समझेंगे भारत में प्रत्यायन से संबंधित प्रमुख संस्थान या प्रणालियाँ। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको हम NAAC कहते हैं, NAAC, इसे
NAAC को 1994 में गठित किया गया था, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका गठन 1994 में हुआ। इसका गठन स्वयंसेवी संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आकलन की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा दिया गया प्रत्यायन यानी कि मान्यता 5 साल के लिए वैध होती हैं। प्रत्यायन जो है 5 साल के लिए वैध होता है। इसके अलावा अन्य प्रणालियां देखें तो अन्य संस्थान जो हैं वो उसमें है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तो NIRF है, ये भी इसका एक संस्थान है। इसे शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2015 में शुरू किया था। 2018 से सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए NIRF में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। तो AICTE ये भी एक संस्थान है। AICTE को 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था। हालांकि 1987 में इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। यह नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने, नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने, तकनीकी संस्थानों के प्रवेश ढांचे में बदलाव के लिए अनुमोदन करता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन NBA क्या है? NBA इसे आरंभ 1994 में AICTE के तहत गठित किया था या AICTE ने गठित किया था। हालांकि 2013 में जो है इसे AICTE से पूरी तरह स्वतंत्र करके एक स्वायत्त संस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया था, बदल दिया गया था। यह तकनीकी पेशेवर संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रत्यायन करता है। अब हम समझेंगे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता के बारे में। मान्यता शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक, उसके मूल्यांकन हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसको हम कहते हैं UGC को। तो UGC जो है UGC अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। तो UGC अधिनियम 1956 बना हुआ है, उसके तहत ये हायर एजुकेशन को जो है एक्रेडिटेशन यानी कि प्रत्यायन प्रदान करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और यहाँ तक कि कुछ राज्यों के दायरे में आने वाली कई एजेंसियों को आवधिक स्वीकृति, मूल्यांकन, मान्यता और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है। अब हम समझेंगे भारत की मान्यता प्रणाली में चुनौतियाँ। तो इसमें कई बिंदुओं के माध्यम से हम इनकी चुनौतियों को समझेंगे। जैसे केंद्रीकृत प्रणाली एक चुनौती है, कम भागीदारी, इसके अलावा दोहराव और ओवरलैपिंग भी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया। इसके अलावा हाइब्रिड सिस्टम या मैनुअल सिस्टम इसका जो है वो भी, और कथित भ्रष्टाचार भी इसमें एक चुनौती हैं। समझते हैं सबसे पहले केंद्रीकृत प्रणाली का मतलब क्या है। भारत में विनियमन संबंधी व्यवस्था और मान्यता प्रणाली बहुत केंद्रीकृत हैं। इसके अलावा इस पूरे इकोसिस्टम तक राज्यों की सभी संस्थाओं की मुक्त पहुंच नहीं हो पाती हैं, बेहद केंद्रीकृत प्रणाली हैं। इन प्रणालियों ने भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ तालमेल नहीं रखा है। दूसरी, कम भागीदारी। इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक भागीदारी करने संबंधी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की निम्न तत्परता का भी स्तर चिंता का कारण बना हुआ है। उदाहरण के लिए देश भर में 1113 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से 418 विश्वविद्यालय NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, बाकी विश्वविद्यालयों को मान्यता ही नहीं मिली है। मान्यता प्राप्त करने में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए UGC ने परामर्श योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुछ संस्थानों की पहचान की गई है। इन संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक कम से कम 5 संस्थानों के परामर्शदाता के रूप में सेवा देने के लिए चिन्हित किया गया है। दोहराव और ओवरलैपिंग, यानी वर्तमान में कई एजेंसियों को जो है समय समय पर स्वीकृति, मूल्यांकन और मान्यता और उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है। इनमें से प्रत्येक एजेंसी कई बार एक ही HEI से जानकारी एकत्र करती है जो प्रायः समान होती है।
इसके अलावा चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया क्या है? मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा मांगी गई जानकारी से संग्रह की प्रक्रिया, वह भी अलग अलग समय के दौरान बोझिल और थकाऊ है। इसके अलावा दूसरी समस्या है मैनुअल या सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम या मैनुअल हाइब्रिड सिस्टम। इसके कारण अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बीच उच्च स्तर की व्यक्तिपरता यानी सब्जेक्टिविटी और विसंगति यहाँ जो है आती हैं। कथित भ्रष्टाचार भी एक चुनौती है। उदाहरण के लिए हाल ही में NAAC मान्यता प्राप्त प्रणाली के तहत निहित स्वार्थों, कदाचारों या कदाचार की संभावना को उजागर किया गया है। ठीक है। NAAC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चुनौतियों के बाद अब हम समझेंगे उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए की गई पहलें। कौन कौन सी पहलें हैं जिनमें सुधार की कोशिश की गई हैं? देखिए, इसको हम कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे समग्र मूल्यांकन प्रणाली, इसके अलावा द्विआधारी मान्यता प्रणाली, इसके अलावा प्रौद्योगिक संचालित प्रणाली और फिर कुछ अन्य प्रस्ताव जैसे विविध उपयोगकर्ताओं, इसके अलावा संभावित सदस्यों, इनको भी साथ में लेकर के। देखिए, उच्चतर शिक्षा संस्थानों से जुड़ी भारत की मान्यता प्रणाली में सुधार के लिए की गई सिफारिशें, उनमें पहली है समग्र मूल्यांकन प्रणाली। समग्र मूल्यांकन प्रणाली को हम कहते हैं कॉम्पोजिट असेसमेंट सिस्टम, CAS। नई प्रस्तावित मूल्यांकन और मान्यता प्रणाली में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उनके प्रत्येक कार्यक्रम को शामिल करना चाहिए। ठीक है, समग्र मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से यानी सबको शामिल करना चाहिए। तो सिफारिशें एक तो ये की गई हैं कि प्रत्येक को शामिल करें। इसके अलावा कार्यक्रम मान्यता और संस्थान मान्यता को एक साथ लाना चाहिए। साथ ही उनकी परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए CAS विकसित करना चाहिए। दूसरा है द्विआधारी यानी बाइनरी मान्यता प्रणाली। समिति ने NAAC की वर्तमान 8 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली से एक द्विआधारी मान्यता प्रणाली को अपनाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जैसे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। ठीक। इसके अलावा समिति ने गैर मान्यता प्राप्त श्रेणी को 2 उपभागों का प्रस्ताव दिया है, जैसे मान्यता की प्रतीक्षा और गैर मान्यता प्राप्त। तो मान्यता की प्रतीक्षा उन लोगों के लिए जो सीमा स्तर के निकट हैं, और गैर मान्यता प्राप्त जो हैं उन लोगों के लिए जो मान्यता से मानकों से बहुत नीचे हैं। इसमें मान्यता के मानकों से बहुत नीचे आने वाले संस्थानों को सलाह देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। अब हम समझते हैं प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली। अगली जो पहल है वो है पारदर्शिता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पहुंच, नियंत्रण और सुरक्षा सुविधाएं, सुसंगत डेटा प्राप्ति आदि प्रदान करने के लिए वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना चाहिए। अन्य प्रस्ताव देखें तो विविध उपयोगकर्ताओं, छात्रों, वित्त पोषण एजेंसियों, उद्योगों आदि के लिए विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली को सक्षम करना चाहिए। संभावित नए सदस्यों को संभालने के लिए प्रभावी तरीकों के साथ साथ एक मजबूत आउटरीच तंत्र शुरू करना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित वन साइट फिल ऑन मॉडल के बजाय HEI को उनके काम करने के तरीके, विजन और विरासत परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, विशेष रूप से पहले चक्र के लिए मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाना और पुनः मान्यता के लिए समय सीमा को घटाकर 3 वर्ष करना। स्कूलों की मान्यता देखें तो भारत में स्कूलों के नियमित मूल्यांकन को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्री स्कूल शिक्षा सहित शिक्षा के सभी चरणों के लिए प्रभावी गुणवत्तापूर्ण विनियमन या मान्यता प्रणाली की कल्पना करती हैं। यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NABET गुणवत्तापूर्ण स्कूल प्रशासन के लिए प्रत्यायन मानक नामक एक मान्यता कार्यक्रम की पेशकश कर रहा है। NABET भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का एक घटक बोर्ड है। अब QCI का फुल फॉर्म क्या है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। NABET भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक घटक बोर्ड है। भारतीय गुणवत्ता बोर्ड यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन मानकों में 3 बुनियादी खंड शामिल है: स्कूल प्रशासन, शैक्षिक और समर्थन प्रक्रियाएं, प्रदर्शन का मापन और सुधार। अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं हम, और वो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोश अधिनियम 2013 को लागू करने में गंभीर लापरवाही बरते जाने एवं अनिश्चितता की स्थिति संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार देखिए, किसी भी कार्य या वस्तु सेवा के बदले क्वाइड प्रो क्वो, इस प्रकार के यौन उत्पीड़न से तात्पर्य कार्यस्थल पर किसी लाभ के बदले सेक्सुअल फेवर मांगने या यौन संबंधों के लिए दबाव डालने से है। दूसरा, घटिया कार्य परिवेश। इसमें अनुचित और अवांछित आचरण या व्यवहार, शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक या दृश्य शामिल हैं। इसके कारण कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ कर्मी के लिए स्वयं को बनाए रख पाना कठिन हो जाता है। घटिया कार्य परिवेश में क्या शामिल है? इसमें अनुचित और अवांछित आचरण या व्यवहार, या यूँ समझ सकते हैं कि व्यवहार में शारीरिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, गैर मौखिक हो सकता है, या दृश्य भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर जो है कर्मी जो है वहाँ पर बना नहीं रह सकता, तो उसका ये स्थिति हो जाती है। किसी कार्य, वस्तु, सेवा के बदले में अगर मान लो मांगा जाता है तो इस प्रकार के को हम कहते हैं क्वाइड प्रो क्वो। तो ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार हो गए। अब देखिए, ये पोश अधिनियम क्या है, इसको आपको समझना चाहिए। पोश अधिनियम की फुल फॉर्म यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो पोश अधिनियम 2013 जो है उसमें गंभीर लापरवाही बरते जाने एवं अनिश्चितता की स्थिति संबंधी मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए ये सुर्खियों में आ गई नज़र। दरअसल हाल ही में एक समाचार पत्र के सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया था कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से 16 संघों ने केवल उपयुक्त अधिनियम के तहत अनिवार्य आंतरिक शिकायत निवारण समिति यानी ICC का गठन किया है। केवल आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। सर्वेक्षण के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया। मतलब हाल ही में समाचार पत्र के सर्वेक्षण में तथ्य सामने आया था कि देश के 30 राष्ट्रीय खेल संघों में से केवल 16 संघों ने ही उपयुक्त अधिनियम के तहत जो है ICC का गठन किया है। बाकी के जो संस्थान थे उन्होंने किया ही नहीं ICC का गठन। ICC यानी आंतरिक शिकायत निवारण समिति, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसको हम कहते हैं, कंप्लेंट्स कमेटी कहते हैं, उसका गठन ही नहीं किया बहुत सारे संस्थानों ने। दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने दोषी खेल निकायों, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसने NHRC ने दोषी खेल निकायों को, भारतीय खेल प्राधिकरण को यानी कि SAI तो भारतीय खेल प्राधिकरण को हम कहते हैं SAI, इसको हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। ठीक है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है NHRC ने। ठीक है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में समझें तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दो प्रकारों में वर्गीकृत हैं। ठीक है, जैसे एक तो किसी वस्तु के बदले फेवर मांगना, इसके अलावा एक घटिया कार्य या मौखिक रूप से ऐसा व्यवहार करना जिसकी वजह से वहाँ पर उसके तहत हैरेसमेंट होता है।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना का प्रभाव क्या पड़ता है? पीड़िता पर इसका प्रभाव पड़ता है। पीड़िता को मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, व्यवहार के स्तर पर परिवर्तन देखा जाता है, वह अलग थलग रहने लगती हैं, तनाव की वजह से शारीरिक और मानसिक बीमारी का खतरा बना रहता है, भविष्य में करियर के अवसर प्रभावित होते हैं और इससे रोजगार के स्तर पर उसको नुकसान होता है। दूसरा, उसे संगठन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है या नियोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह कार्य उत्पादकता प्रभावित होती है, संगठन की प्रगति और नवाचार मंद पड़ जाता है, कंपनी की छवि खराब होती हैं आदि। इसके अलावा समाज पर प्रभाव पड़ता है, समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करने वाली महिलाओं की आकांक्षा को ठेस पहुंचता है, कानूनी और आपराधिक मुकदमों के कारण आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, पीड़िता की दीर्घकालिक पुनर्वास के रूप में लागत चुकानी पड़ती है इत्यादि। कार्यस्थल के माहौल को महिलाओं हेतु सुरक्षित बनाने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 पोक्सो एक्ट बनाया गया था। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना, प्रतिबंधित करना और इससे जुड़ी शिकायतों को दूर करना है। वास्तव में इस अधिनियम ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों का जारी विस्तार किया है। ठीक है, वास्तव में इस अधिनियम ने जो है 1997 में पोक्सो एक्ट जो है 1997 में, इस अधिनियम 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत निर्धारित जो विशाखा दिशा निर्देश था उनका विस्तार किया है और इसे कानूनी रूप प्रदान किया है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा दिशा निर्देशों का विस्तार जारी किया था। विशाखा दिशा निर्देश क्या होते हैं? देखिए, विशाखा दिशा निर्देश में 3 बिंदु मुख्यतः हैं। यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। दूसरा, संस्थाओं पर 3 प्रमुख दायित्व आरोपित किए गए हैं, निषेध करना उनका, रोकथाम करना और समाधान करना यौन उत्पीड़न का। इसके अलावा तीसरा बिंदु है, संस्थानों के लिए एक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पोक्सो अधिनियम 2013 के मुख्य प्रावधानों की ओर। देखिए, यौन उत्पीड़न की परिभाषा। सबसे पहले यौन उत्पीड़न कहते कैसे हैं? यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक नापसंद बर्ताव, यानी जो पसंद ना आए ऐसा बर्ताव, अवांछित प्रस्ताव, व्यवहार या आचरण व्यवहार इसमें शामिल होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या मनसा व्यक्त करके हो। ठीक है, जैसे शारीरिक संपर्क या यौन प्रस्ताव देना। दूसरा, यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध। इसके अलावा अश्लील टिप्पणी करना। इसके अलावा अश्लील साहित्य चित्र दिखाना। इसके अलावा यौन प्रकृति का कोई अन्य नापसंद शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार। दूसरी है कार्यस्थल की परिभाषा। इसके तहत ऐसा कोई भी स्थान शामिल है जहां कर्मचारी रोजगार की वजह से या रोजगार की अवधि में जाता है। कार्यस्थल की परिभाषा में कर्मचारी द्वारा ऐसे संस्थानों पर आने के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवहन के साधन भी शामिल हैं। कार्यस्थल में संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। पीड़ित महिला देखें तो इसमें सभी महिलाएं शामिल हैं, भले ही उनका उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वह संगठित या असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र की हो। पीड़ित महिला की परिभाषा के दायरे में क्लाइंट, ग्राहक यानी कस्टमर और घरेलू कामगारों को भी शामिल किया गया है। अब हम समझते हैं शिकायत निवारण तंत्र के बारे में। सबसे पहले शिकायत समिति के बारे में जानते हैं। आंतरिक शिकायत समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, आईसीसी। प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में आईसीसी का गठन अनिवार्य है जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। ऐसी प्रत्येक जगह ये समिति गठित करनी जरूरी है। आईसीसी में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए। उनमें से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, जिनमें से एक बाहरी सदस्य भी होनी चाहिए। इसके अलावा आईसीसी के पास दीवानी अदालत के समान शक्तियां हैं। इसके अलावा 10 में से कम कर्मचारियों वाले संगठनों या नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति का गठन किया जाता है। दूसरा है शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। कोई भी पीड़ित या उसका कानूनी प्रतिनिधि कार्रवाई करने के लिए आईसीसी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसी कोई भी शिकायत घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा आईसीसी समय सीमा बढ़ा सकती हैं। सुलह देखें तो आईसीसी जांच शुरू करने से पहले और पीड़ित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से और उसके जवाबदेह पक्ष के बीच मामले को सुलझाने के लिए कदम उठा सकती हैं। हालांकि सुलह में किसी भी प्रकार के मौद्रिक लेन देन संबंधी समझौते की अनुमति नहीं दी गई है। जांच देखें तो आईसीसी या तो पीड़िता की शिकायत को आगे कार्रवाई के लिए पुलिस के पास भेज सकती है या वह अपने स्तर पर जांच शुरू कर सकती हैं, जिसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना होता है। यह जांच पूरी होती है तो आईसीसी को 10 दिनों के भीतर अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट
नियोक्ता को सौंपनी होती है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई। यौन उत्पीड़न के लिए आरोप साबित होते हैं तो आईसीसी नियोक्ता को कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करती हैं। कंपनी के जो सेवा नियम के प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करती है। अपील देखें। यदि पीड़ित महिला या जवाबदेह पक्ष आरोपी जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं। झूठी शिकायत। आईसीसी नियोक्ता से सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार उस महिला या शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकती हैं जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई है। निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। महिला जवाबदेह पक्ष या गवाह की पहचान, पूछताछ से जुड़ी कोई जानकारी, जांच की सिफारिश और इस पर की गई कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने में चुनौतियाँ। यौन उत्पीड़न शब्दावली का अस्पष्ट होना। चुनौतियों में पहली चुनौती है, कई बिंदुओं के माध्यम से इसको हम समझने वाले हैं। पहला है यौन उत्पीड़न शब्दावली का अस्पष्ट होना। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो कार्यस्थल पर प्रतिबंधित यौन व्यवहारों को स्पष्ट कर सके। साथ ही चूंकि यौन उत्पीड़न में कई प्रकार के व्यवहार शामिल होते हैं, ऐसे में पीड़िता को भी यह समझाने में मुश्किल होती है कि उसने यौन उत्पीड़न के किस व्यवहार का सामना किया है। दूसरी चुनौती है संगठनों द्वारा ऐसी घटनाओं को दबाने या खारिज करने की प्रवृत्ति होती है। संगठनों में अक्सर यौन उत्पीड़न से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक और अच्छी तरह से प्रसारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अभाव होता है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए औपचारिक व्यवस्था के अभाव में महिलाएं अक्सर यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं को साझा करने से पीछे हट जाती हैं। इसके अलावा तीसरा बिंदु है घटना की रिपोर्ट करने में संकोच। नौकरी छूटने, सामाजिक कलंक, परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान जैसे संभावित प्रभावों के बारे में सोचकर पीड़िता अक्सर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में संकोच करती हैं। इसके अलावा अलग अलग संस्कृतियों और वैश्विक परिवेश संबंधी चुनौतियां देखें तो अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश में काम करने वाले संगठनों को यौन उत्पीड़न से जुड़ी अलग अलग धारणाओं, विश्वासों और कानूनी फ्रेमवर्क से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग सांस्कृतिक मानदंड, भाषा संबंधी बाधा, अलग अलग कानूनी परिभाषाएं यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रयासों को जटिल बना सकती हैं। अब हम समझते हैं पॉक्सो कानून में कमियां। यह कानून केवल महिलाओं को ही सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि वास्तव में किसी भी जेंडर या व्यक्ति यौन उत्पीड़न का शिकार हो सकता है। कमियों में ठीक ये बात पहली कमी हो गई। जब पीड़िता या आरोपी समान जेंडर यानी समलैंगिक हो तो यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों से निपटने पर कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कंपनी के सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार या उसके आधार पर की जाती है। ये सेवा नियम अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग होते हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं? तो आईसीसी की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़े या छोटे अथवा सभी क्षेत्र के लिए संगठनों को या कानूनी रूप से अनिवार्य आईसीसी की स्थापना करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा आगे उपाय ये हो सकता है आगे की राह के रूप में कि प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र लागू करना। जैसे यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को तुरंत निपटाने के लिए पर्याप्त संस्थान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही निष्पक्ष जाँच और अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को गंभीरता से लेने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कंपनियों को कर्मचारियों के आचार संहिता के भीतर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा अगला बिंदु है यौन उत्पीड़न के मामलों के बारे में समझ को बढ़ाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के दायरे में आने वाले विशिष्ट व्यवहारों की समझ बढ़ाने के लिए सभी कर्मचारियों और प्रबंधन को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अगला है यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना। कार्यस्थल पर ऐसा अनुकूल माहौल बनाना जो पीड़िता को बदले की कार्रवाई के डर के बिना शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके अलावा जन जागरूकता बढ़ाना। पीड़िता अपनी समस्याएं साझा करें और शिकायत दर्ज करने में संकोच नहीं करें। इसके लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा पॉक्सो कानून 2013 में संशोधन। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इस कानून को लैंगिक तटस्थ बनाने की ज़रूरत है ताकि किसी भी जेंडर के व्यक्ति के साथ घटित यौन उत्पीड़न की घटना को दर्ज किया जा सके। तभी सभी जेंडर के व्यक्तियों, गैर मानक लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों सहित जो भी हैं उनके लिए समानता, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित की जा सकती है। न्याय उसकी सुनिश्चितता
की जा सकती हैं। इस कानून में समान जेंडर यानी समलैंगिक यौन उत्पीड़न से जुड़े शिकायतों के समाधान करने के लिए जो है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न के दोषी के खिलाफ कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से तथ्यात्मक आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब हम सामाजिक मुद्दों से जुड़ी सुर्खियों पर आ गए हैं, न्यूज इन शॉर्ट्स। उसमें पहली सुर्खी है पोषण भी पढ़ाई भी योजना। पोषण भी पढ़ाई भी योजना यानी कि पीबीपीबी स्कीम, पोषण भी पढ़ाई भी। तो पीबीपीबी स्कीम क्या कहती हैं, इसको समझते हैं। देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, उसने पोषण भी पढ़ाई भी यानी पीबीपीबी योजना शुरू की है। पीबीपीबी योजना के तहत देश भर की आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE बचपन से प्रारंभिक 6 वर्ष पर जो होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीबीपीबी योजना के तहत देश भर के आंगनवाड़ियों में जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो इसमें जन सहयोग और बाल विकास संस्थान यानी कि NIPCCD, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, इसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल हर क्षेत्र में बच्चों के विकास को लक्षित करती है, जैसे शारीरिक और गत्यात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, इसके अलावा संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव विकास की भी बात यहाँ पर की गई है। यह बच्चों के लिए समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा ECCE को हम क्या कह सकते हैं, देश भर में आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो प्रारंभिक यानी कि एसेंशियल चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, तो एसेंशियल या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE से तात्पर्य क्या है? ECCE से तात्पर्य है सभी बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ सीखने के शुरुआती अवसरों पर सहित देखभाल प्रदान करने से हैं। इसके अलावा खेल आधारित विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों से युक्त एक सुरक्षात्मक और प्रेरणादायक परिवेश बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक व भाषा संबंधी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ECCE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत परिकल्पित किया गया है। ECCE, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण। भारत में आंगनवाड़ी केंद्र देखें तो इन्हें समेकित बाल विकास योजना 1975 के तहत स्थापित किया गया है। समेकित बाल विकास योजना 1975 देश भर में संचालित 1.39 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र 6 वर्ष से कम आयु के लगभग 80 मिलियन बच्चों को पूरक पोषण, प्राथमिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरा, तो वह बाल कुपोषण यानी चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन की। हाल ही में कुपोषण का स्तर और रुझान, संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। हाल ही में बाल कुपोषण का स्तर और रुझान जो है इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी हुई। देखिएगा रिपोर्ट शीर्षक क्या है 2023 की रिपोर्ट का, बाल कुपोषण का स्तर और रुझान, 2 बिंदु, संयुक्त बाल कुपोषण अनुमान 2023 की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक समूह ने संयुक्त रूप से जारी की है। यूनिसेफ, WHO और विश्व बैंक समूह ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के WHO के वैश्विक पोषण के लक्ष्यों तथा 2030 तक सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
2.2 के उप लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति अपर्याप्त रही है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार अपर्याप्त रही है प्रगति। SDG 2.2 कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो 2022 में दुनिया भर के 5 साल से कम आयु के 22.3% बच्चे ठिगनेपन से ग्रसित थे, स्टंटिंग से। ठीक है, अपनी आयु के हिसाब से बहुत कम बच्चे, लंबे बच्चे जो है बच्चे को ठिगना कहा जाता है। अपनी आयु के हिसाब से बहुत कम लंबे बच्चे को ठिगना कहा जाता है। भारत में 2022 में ठिगनेपन की दर जो है 31.7% रही हैं। ये 2012 में जो है 41.6% जो है उसकी तुलना में तो काफ़ी कम है। 2012 में इतनी थी और 2022 में ये 10% के आसपास लगभग कम हुई हैं, 41.6 से 31.7। 2022 में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 45 मिलियन बच्चे यानी 6.8% जो हैं वो दुबलेपन यानी कि वेस्टिंग से ग्रसित थे। दुबलेपन से ग्रसित बच्चों का वज़न उनकी लंबाई की तुलना में अत्यंत कम होता है। 2020 में 18.7% भारतीय बच्चे दुबलेपन यानी वेस्टिंग से पीड़ित थे। इसका प्रमुख कारण निम्न पोषक तत्वों वाले आहार का सेवन या बार बार होने वाली बीमारियां हैं। वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के 37 मिलियन बच्चे जो हैं यानी 5.6% बच्चे अधिक वजन वाले हैं। उनका वज़न जो है बच्चे का जितना वज़न होना चाहिए उनसे ज़्यादा है, लंबाई के हिसाब से ज़्यादा वज़न था। 2022 में भारत में 2.8% बच्चे अधिक वजनी थे। वर्ष 2012 में यह आंकड़ा जो है 2.2% था। मोटापा जो है 2.2 से 2.8 हो गया है 2012 से 2022 के दरमियान, तो ये बड़ा है। इसके अलावा कम या अधिक पोषक तत्वों के सेवन, आवश्यक पोषक तत्वों के असंतुलन और पोषक तत्वों के गलत तरीके से उपयोग को जो है हम कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए भारत में शुरू की गई पहल है, बताऊँ आपको तो समेकित बाल विकास योजनाएं ICDS। ठीक है, ICDS एक तो ये योजना है। ICDS की फुल फॉर्म में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS यानी समेकित बाल विकास योजना। इसके अलावा पोषण पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जा रही है, ये भी शुरू की पहलों में है। इसके अलावा पोषण अभियान यानी राष्ट्रीय बाल पोषण मिशन की शुरुआत की गई है। अब हम समझते हैं बाल विवाह का मुद्दा, इश्यू ऑफ चाइल्ड मैरिज। यूनिसेफ के अनुसार वैश्विक बहुसंकटों यानी पॉली क्राइसिस ने बाल विवाह की समस्या को दूर करने की दिशा में हुई प्रगति को धीमा किया है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर आए कई संकटों की वजह से पिछले एक दशक में बाल विवाह में गिरावट संबंधी उपलब्धि के बाधित होने का खतरा पैदा हुआ है। यानी इन संकटों में युद्ध, जलवायु परिवर्तन संबंधी आघात, कोविड-19 के जारी दुष्प्रभाव आदि शामिल हैं। बाल विवाह का लड़कियों पर प्रभाव, देखिए क्या प्रभाव है। स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, कम उम्र में गर्भवती होने से जुड़ी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बाल और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा लड़कियों को कम आयु में ही परिवार और सहेलियों से अलग होना पड़ता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा, लैंगिक शोषण जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए हम रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो वर्तमान में जीवित लगभग 640 मिलियन लड़कियों और महिलाओं का बचपन में ही विवाह कर दिया गया। यहाँ पर अभी भी 640 मिलियन लड़कियाँ ऐसी हैं। इसके अतिरिक्त हालांकि वैश्विक बाल विवाह दर कुछ कम होकर 19% रह गई है, लेकिन 2030 तक बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने संबंधी सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए यह प्रगति पर्याप्त नहीं है। वैसे तो भारत के हाल के दशकों में बाल विवाह को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इसके बावजूद भारत में अभी भी विश्व की 1/3 बाल वधुएँ हैं, चाइल्ड ब्राइजेज। बाल विवाह के निम्नलिखित कारण हैं: लैंगिक असमानता, ठीक, इसके अलावा सामाजिक कुप्रथाएं, इसके अलावा गरीबी, इसके अलावा शिक्षा की कमी, बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिंता, लिंग भेद की भावना, ये सब जो हैं बाल विवाह के हैं।
कारण अब पहले जो बाल विवाह को रोकने की दिशा में सरकार ने जारी की हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 यह विवाह के लिए कानूनी आयु निर्धारित करता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना शुरू की हैं। कई राज्यों ने बाल विवाह के लिए उत्तरदायी कारकों से निपटने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा एक संसदीय स्थायी समिति महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है बढ़ाकर 21 वर्ष के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों पर विचार कर रही हैं। अगला टॉपिक है आंतरिक विस्थापन यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी कि IDMC ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट ग्रीड 2023 जारी की है। IDMC की ग्रीड आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण का विश्व का प्रमुख स्रोत हैं। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में आपदाओं, संघर्ष और हिंसा, खाद्य सुरक्षा और आंतरिक विस्थापन के माध्यम से जटिल संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। IDMC की स्थापना 1998 में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के एक हिस्से के रूप में की गई थी। आंतरिक विस्थापन से तात्पर्य अपने देश की सीमाओं के भीतर लोगों के जबरन पलायन या प्रवास से है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति समूह ऐसा व्यक्ति समूह होता है जो संघर्ष या किसी विपदा से बचने के लिए अपने परंपरागत निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। ठीक है, अब देखो आंतरिक विस्थापन की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो 2013 में ऐसे लोगों की संख्या जो है 33.3 मिलियन थी। 14 में 37.9 मिलियन, 15 में 40.5 मिलियन, 16 में 39.9 मिलियन, 17 में 40.4 मिलियन, 18 में 41.5 मिलियन, 19 में ये जो है काफ़ी बढ़ गई और 50.8 मिलियन पहुंच गई। 2020 में जो है 55 मिलियन हो गई, 2021 में 59.2 मिलियन हो गई और 2022 में जो है 71.1 मिलियन आंतरिक विस्थापित लोगों की श्रेणी में आ गए। आंतरिक विस्थापन यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो है IDMC, उस IDMC ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट GRID ग्रीड 2023 जारी की है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। तो इंटरनल डिस्प्लेस मॉनिटरिंग जो सेंटर है उसने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023 जारी की है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग केंद्र यानी सेंटर IDMC की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि ग्रीड आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण का विश्व का प्रमुख स्रोत हैं। ये IDMC की ग्रीड रिपोर्ट जो है ये प्रमुख स्रोत हैं। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में आपदाओं, संघर्ष, हिंसा, खाद्य सुरक्षा, आंतरिक विस्थापन के माध्यम से जटिल संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। IDMC यानी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट फॉर मॉनिटरिंग इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना 1998 में की गई थी। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के एक हिस्से के रूप में की गई थी। आंतरिक विस्थापन का मतलब क्या है? अपने देश की सीमाओं के भीतर लोगों को जबरन पलायन या प्रवास से संबंधित हैं। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आंतरिक विस्थापन रूप से विस्थापित व्यक्ति समूह ऐसा समूह या व्यक्ति होता है जो संघर्ष या किसी आपदा विपदा से बचने के लिए अपने परंपरागत निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है उसको। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो 2022 के अंत में 110 देशों और राज्य क्षेत्रों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों यानी कि इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की कुल संख्या जो है 71.1 मिलियन हो गई हैं। 2022 के अंत तक 110 देशों और राज्य क्षेत्रों के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या एक साथ बताई जा रही है 71.1 मिलियन हो गई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। IDP यानी इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की संख्या में एक वर्ष में 20% की वृद्धि देखी गई है। इसको आपको देखना चाहिए। जैसे जो ये प्रतिशत हैं वो काफ़ी बढ़ता गया है। भारत में इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स में संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित 6.31 लाख लोग इसमें शामिल हैं।
यानी कि 1 मिलियन से हाफ मिलियन से थोड़ा सा अधिक 6.31 लाख लोग इसमें शामिल हैं जो संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुए हैं। आपदाओं के कारण 32,000 लोग विस्थापित हुए हैं। खाद्य सुरक्षा संकट से जूझ रहे 75% देश भी इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन की बढ़ती संख्या का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में की गई प्रमुख सिफारिशें देखें तो इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी शर्त के नकद सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आईडीपी यानी इंटरनेशनल डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की समस्याओं को स्थायी समाधान के लिए उनकी आजीविका और कौशल में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही देशों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा विस्थापित समुदायों की सहनशीलता को मजबूत करने के लिए पहले से ही की जाने वाली कार्रवाई और जोखिम कम करने के उपायों पर निवेश करने की आवश्यकता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC को प्रत्यायन क्या है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। मान्यता, तो NHRC को मान्यता क्या है? NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रत्यायन यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक्रेडिटेशन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन जिसको हम GANHRI कहते हैं, GANHRI, तो ये संगठन है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक संगठन। तो ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपनी ओर से आधिकारिक मान्यता देने के प्रस्ताव को टाल दिया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन जो हैं ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, इस गठबंधन ने NHRC को अपनी ओर से आधिकारिक मान्यता देने से प्रस्ताव को टाल दिया है। ये जो GANHRI है, GANHRI जिसको हम कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन यानी कि ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ने लगातार दूसरी बार अपनी ओर से NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को आधिकारिक मान्यता देने पर विचार को जो है टाल दिया है। इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से उन्होंने टाला है? तो ऐसे कारणों में शामिल है आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप, दूसरा मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच में पुलिस को शामिल करना, इसके अलावा नागरिक समाज के साथ कम सहयोग, ये सब कारण है। इसके अलावा ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की आधिकारिक मान्यता के बिना जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। NHRC जो हैं वो संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनिफाइड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन की समीक्षा करने और उन्हें आधिकारिक मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। GANHRI जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यह कार्य पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन पर करता है। ठीक है, यानी GANHRI ये जो काम है मान्यता देने वाला, प्रत्यायन का, एक्रीडिटेशन का, ये पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन पर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र तो है, यूनियन नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1933 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि UNGA ने 1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। ठीक है, सिद्धांत दुनिया भर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशंस के लिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है मानकों के विकास में मदद करते हैं। ये सिद्धांत जो अपनाए गए थे 1993 में
महासभा जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने अपनाया था। इससे पहले 2016 में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC को आधिकारिक मान्यता देने के लिए विचार को 1 साल के लिए टाल दिया गया था। 2017 में GANHRI यानी कि ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में विविधता की कमी को दूर करने की सिफारिश की थी। ये सिफारिश हाशिए पर स्थित अन्य सामाजिक समूहों की महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने में संबंध में थी। 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया था। 2019 में इस संशोधन के द्वारा NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को NHRC का पदेन सदस्य बनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की बात करें तो ग्लोबल एसोसिएशन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में GANHRI यानी गन-हरी की स्थापना जो है 1993 में करी गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति यानी कि इंटरनेशनल ICC के रूप में इनकी यानी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में इसकी स्थापना जो 1993 में गन-हरी की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार और प्रसार और उसका संरक्षण करना है। महासभा जनरल असेंबली जो है वो गन-हरी की विचार विमर्श करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है। ब्यूरो गन-हरी की कार्यकारी समिति है। महासभा जो है वो गन-हरी की विचार विमर्श करने वाली संस्था है। ब्यूरो जो है गन-हरी की कार्यकारी समिति है। ब्यूरो जो है उसमें 16 सदस्य देश हैं। इसमें गन-हरी के क्षेत्रीय नेटवर्क अफ्रीका, अमेरिका और एशिया प्रशांत और भारत एशिया प्रशांत और यूरोप के 4 सदस्य इसमें शामिल हैं। 16 सदस्य हो गए। GANHRI गन-हरी का मुख्यालय जो है जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। सक्षम लर्निंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सक्षम लर्निंग SAKSHAM तो SAKSHAM सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये के LMIS हैं जिसको हम लमिस कह सकते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लमिस जो है सक्षम देखते हैं। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, सक्षम लमिस को इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि NIHFW नई दिल्ली में विकसित किया गया। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ने विकसित किया है लमिस सक्षम को प्लेटफॉर्म में ये। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संस्थान जो हैं उसने इसे नई दिल्ली में विकसित किया। सक्षम जो हैं जिसका हम नाम कह रहे हैं सक्षम जो है, ये सक्षम देश भर में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्पित और एकीकृत मंच है। इसका नाम है सक्षम। यह प्रणाली ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगी। साथ ही यह कार्य जो है तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और महानगरीय शहरों में स्थित कॉरपोरेट अस्पतालों में भी किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं।